सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। नाज़रीन, अवामी हलकों में अब यह बात कही जा रही है, सुनी जा रही है, बाज़गश्त हो रही है, क्या अमलन हुकूमत मौजूद है, क्या अमलन हुकूमत की अमलदारी मौजूद है? क्योंकि जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, जो मुज़ाकरात की बातें सामने आती हैं, वो एक तरफ, लेकिन जमीनी हकायक बिल्कुल दूसरी तरफ हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों की बात कर लेते हैं। चीनी बहरान हुआ, चीनी बहरान के वाले से इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट सामने आई, रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उसमें नाम सामने आया, उसके बाद ये मामला अदालत में भी गया और फिर सब ने अदालत में इत्तेफाक किया कि चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त होगी। लेकिन मुझ जैसा या आप जैसा आम इंसान जब हम जाते हैं किरियाने की शॉप में जाते हैं तो 70 रुपए तो दूर की बात है, ना 75 में मिलती है, ना 80 में मिलती है, 90 रुपए फी किलो तक चीनी दस्तयाब है। अगर बात की जाए आटे की तो सिंध में कल 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। 10 किलो के थैले में 600 रुपए का थैला अब 620 और कहीं कहीं 650 700 रुपए तक भी फरोख्त हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। दूध की कीमत की बात की जाए तो शायद 94 रुपए कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया है कि दूध फरोख्त होगा फी लीटर, लेकिन जब मैं और आप जैसा इंसान जाता है नागौरी शॉप में तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है जो हमारा मुंह चिढ़ा रहा होता है कि दूध 120 रुपए फी लीटर दस्तयाब है। जब आप उससे बहस करते हैं तो कहता है जिससे शिकायत करनी है कर दो, हम तो इतने में बेचेंगे। ये तमाम बातें हैं जो इस बात को साबित कर रही हैं कि क्या हुकूमत की अमलदारी मौजूद है। एक और मिसाल आपको देते हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक का मसला इंतहाई संगीन होता जा रहा है। कराची में हमने राहजनी की वारदातें देखी, टारगेट किलिंग की वारदातें देखी, इसके अलावा दीगर मामला थे, जराइम की वारदातें देखी। अब ये जो मसला है वो भी उसी कैटेगरी में आता चला जा रहा है। ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। मुज़ाकरात होते हैं, बातें होती हैं, एहतजाज होता है, लेकिन हल कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं एक बार एहतजाज किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से, अवाम की जानिब से, और फिर वफाकी वजीर असद उमर गुफ्तगू करते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि तमाम मामलात बेहतर हो गए हैं और अब कल से कराची में गैर ऐलानिया तवील लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना, खुशियां चाहते अगर एतबार होता। कल किसने देखी है? कल तो बहुत दूर है। जिस दिन ये बात की गई, जिस दिन ये ऐलान किया गया, जिस दिन ये दावा किया गया, उस दिन गैर ऐलानिया और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला उस दिन से लेके आज तक जारी है। मेरे अपने घर में सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई थी और आखिरी इतलात के मुताबिक 7:30 बजे तक लाइट नहीं आई थी। तो ये इतनी तवील लोड शेडिंग क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। हर बंदा एहतजाज करता है, हर सियासी पार्टी एहतजाज करती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के कान में जूं तक नहीं रेंगती। अब नैब ने भी एक्शन ले लिया है। नैब ने भी कहा है कि अब इस सारी बात को देखेंगे, किस तरह से ओवर बिलिंग की जा रही है, लोड शेडिंग की जा रही है, अवामी मसला है। अब यहां पर क्या मामलात होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन तमाम मामलात पे मजीद बात करेंगे क्योंकि कराची की सूरत हाल है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ से इस वक्त हमें ज्वाइन करें। साथ साथ तैमूर तारपुल हैं, सूबाई वजीर सिंध जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, IT के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साबिक़ वज़ीर मुमलिकत हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी की तरफ आऊंगा मैं। फिरदौस साहब ये बताइएगा, ये क्या मामला है? के इलेक्ट्रिक का मामला इस कदर खराब हो गया है, हर सियासी पार्टी एहतजाज करती है, आप लोग कहते हैं पुरानी हुकूमतें हैं, ये बात भी सामने आती है कि जो मुआहदा है वो सामने लेकर आया जाए, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें रत्ती बराबर तब्दीली नहीं आती है। तो ये क्या के इलेक्ट्रिक का मामला अब सॉल्व नहीं होगा? मैं जिधर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी शहर को एक मोनोपोली के तहत डाल देते हैं तो आप उस शहर को मजबूर कर देते हैं। अगर हुकूमती इदारा होता है तो हुकूमत इल्ज़ाम आता है, लेकिन जब एक प्राइवेट कंपनी होती है तो हुकूमत के पास पेनल्टीज़ रह जाती हैं, रेगुलेटर की रूलिंग रह जाती है, या उसका लाइसेंस कैंसिल करना रह जाता है, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप है। के इलेक्ट्रिक अपना एक वर्जन रखती है इसके ऊपर, जिससे आप एग्री करें या नहीं करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम तो करना चाहते थे, हमें करने नहीं दिया गया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त कराची के अंदर मैक्सिमम बिजली जो आ रही है और पैदा की जा रही है वो 3100 मेगावाट है, और जो बिजली की मांग है वो 3500 मेगावाट है। 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। ये और एग्रीवेट हो जाता है जब
के इलेक्ट्रिक अपने जो डिपोज़ हैं उसमें फ्यूल नहीं रखती जो 1 महीने का उसके रखना चाहिए। एनीवे 3100 पे तो ले आए हैं, लेकिन 3500 ला नहीं सकते। ये कब हल होगा, उसके लिए 2 उन्हें पावर प्लांट लगाने की इजाज़त दी गई थी पहले साल ही, जब से ही हुकूमत आई थी। वो प्लांट जो हैं वो 2021 के अप्रैल और अगस्त में ऑपरेशनल होंगे और वो 900 मेगावाट बिजली मज़ीद कराची को देंगे। उसके बाद अप्रैल 2022 के अंदर जो 2 इंटरकनेक्शंस पे काम कर रहे हैं उसका पहला इंटरकनेक्शन मुकम्मल होगा, वो 600 मेगा, और 2023 में फिर एक 800 मेगावाट आएगा। ये कुल इजाफा जो है वो तकरीबन 2300 बनता है और 300 के करीब मेगावाट बंद होंगे, तो 2000 मेगावाट बिजली का इजाफा होके कराची जो है वो 4700 मेगावाट पे आएगा। तो 2023 में मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि यहाँ बिजली नॉर्मल की तरफ आएगी। अब ये सूरत हाल के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ कि इंडस्ट्री की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, और जो नो लेस लॉस एरिया हैं जिधर रिकवरी 75% एंड अबव है, वहाँ लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। बाकी कराची का वो हिस्सा जिसके अंदर रिकवरी नहीं है और उधर लोड शेडिंग की जाएगी। इसके बावजूद भी के इलेक्ट्रिक ने जो उस दिन मुआहिदा किया था असद उमर और गवर्नर के सामने, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सके हैं। उनके यहाँ टेक्निकल इश्यूज़ आए हैं, दूसरी प्रॉब्लम्स आई हैं, और इसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं और दोबारा मीटिंगों का सिलसिला फिर शुरू हुआ है। हमारा काम यह है कि हम इंटरेक्शन करें इनके साथ। इसके ख़ुद के इलेक्ट्रिक इस वक्त बिक रही है। जो इसके मालिक थे अबराज ग्रुप, वो इस वक्त लिक्विडेशन में है, और नया मालिक जो है उसकी अभी तक डील अप्रूव नहीं हुई, जिसको मैं समझता हूँ कि एक किनारे लगा देने चाहिए, जिस तरफ भी लगाना है, कि एक नया मालिक आ जाए कि वो इन्वेस्टमेंट की डिसीजन और तेज़ी से ले सके। ये सूरत हाल है। शहरियों को आगाह रखना हमारा फ़र्ज़ है, और ये 2005 से आज 2020 हो गए प्राइवेटाइजेशन के बावजूद, जहाँ के इलेक्ट्रिक में कहीं कहीं बेहतरी आई है निज़ाम के अंदर, लेकिन ये लोड शेडिंग का मामला पिछले 15 साल से बदस्तूर यूँ ही चल रहा है कि हर साल लेकिन बिजली की मांग एक आम इंसान, बिजली की रसद, मुझ जैसा इंसान, आम इंसान ये अगर सोचे कि मैं पैसे भर रहा हूँ, मैं बिल अदा कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा बिल अदा कर रहा हूँ, जितनी कीमत है उससे ज़्यादा बिल अदा कर रहा हूँ, ओवर बिलिंग भी मुझ पर लग रही है, लोड शेडिंग भी मुझ पर हो रही है, पर यूनिट इजाफा। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि इलेक्ट्रिक के सीईओ की, वही कह रहे थे कि कराची में बिजली बाकी सूबों की निस्बत बहुत कम है। मेरे पास आदादो शुमार पड़े हुए हैं, 300 यूनिट पे जो पूरे पंजाब में, अगर लाहौर की बात की जाए तो 12 या 10 रुपये है, ये 10 रुपये या 11 रुपये है, मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ। लेकिन अगर उसी को कंपैरेटिवली कराची में देखेंगे तो कराची में वो 20 तक जाती है। फिर 8 बजे के बाद पीक फैक्टर लग जाता है। पीक फैक्टर हमने ज़्यादातर इन चीज़ों में नहीं देखा कि इलेक्ट्रिक या बिजली में भी पीक फैक्टर लगाया जाता है, लेकिन पीक फैक्टर लग जाता है, उसकी कीमतें अलग हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं पर यूनिट। एक आम इंसान ही सोचता है कि अबराज ग्रुप बिक रहा है, नहीं बिक रहा, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, क्या मुआहिदा हुआ मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ आपकी बिल की अंडरस्टैंडिंग में कुछ सुखम है। पूरे पाकिस्तान में बिजली का रेट एक है, पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मुख्तलिफ है, एक बनता है, अदरवाइज एक डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज हो जाता है जो मैं तस्दीक कर देता हूँ, अलग अलग है। इसीलिए देखें, अगर लाहौर की बात की जाए ना, 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट पर 8.11 रुपये ये चार्ज किया जाता है। 201 से लेकर 300 यूनिट तक 10.20 रुपये फी यूनिट चार्ज किया जा रहा है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ लाहौर के वाले से, जबकि ये कराची की बात कर रहा हूँ। जबकि लाहौर की अगर मैं बात करूँ आपको तो 101 से लेकर 200 तक 8 रुपये चार्ज किया जा रहा है, एक रेट नहीं है। और अगर 300 की अगर बात की जाए, 300 तक तो 10.20 रुपये है। नहीं, आपको अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी तो लगाइए ना साथ। जब आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगा लेंगे तो उसके बाद सारे लेवलाइज होते हैं। ये आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, इस पे आप करना चाहेंगे, मैं आपको एक कंपैरेटिव बना के भेज भी दूंगा जी। मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में बिजली का रेट एक जैसा है, वरना सारी इंडस्ट्री जो है वो पंजाब शिफ्ट हो जाए। इनफैक्ट फेडरल गवर्नमेंट जो है के इलेक्ट्रिक को हर साल फ्यूल सब्सिडी देती है, क्योंकि यहाँ हाइडल इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं होती। जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का कराची का कोटा है, उसके सिलसिले में उनको फ्यूल सब्सिडी मिलती है।
अच्छा चलें, अब इस पे आगे बढ़ते हैं। ये पीपल्स आज पार्टी का से भी नहीं है, ये नुमाइंदगी कोई इस वक्त हमने नहीं किया, ये मेरे ख्याल से ये पॉलिसी टैरिफ अच्छा, मैं तैमूर तालपुर साहब से भी उनका इनपुट ले लेता हूं इस बात में। तैमूर तालपुर साहब, ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक का जो मसला है ये किसके थ्रू हल होना है? विफाक के थ्रू हल होना है या फिर सूबाई हुकूमत के थ्रू हल होना है? असद उमर साहब आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चले जाते हैं, और फिर वफाक के थ्रू साहब कह रहे हैं कि उनसे जो वादे के इलेक्ट्रिक के थ्रू जो उनसे मुआहदे किए गए, के इलेक्ट्रिक उसकी पासदारी नहीं कर सका, तो फिर उसकी कीमत भी उसको अदा करनी चाहिए, क्योंकि फिर शर्मिंदगी तो असद उमर साहब को उठानी पड़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठानी पड़ी, विफाकी हुकूमत को उठानी पड़ी। अभी तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक जब से पीटीआई की सवाल हुकूमत मुझसे है आई तो है, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। उसके लिए नेपरा मौजूद नहीं, है। हमने कहा था तालपुर साहब से मिलना। रेगुलेटर का रोल नेपरा इख्तियार करेगी, जहाँ के इलेक्ट्रिक अपना वादा पूरी नहीं करेगी उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। तो आपने अभी कितनी पेनल्टी लगाई है? जी रेगुलेटर लगाएगा, मैं नहीं लगा सकता, मेरे इख्तियारात में नहीं है। मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक की उसकी पेनल्टी के लिए उन्होंने हियरिंग करवाई थी, पिछले जुमे का दिन था, और उन्होंने कहा था कि हम 4 से 5 दिन में फ़ैसला कर देंगे। तो मेरे ख्याल से कल तक फ़ैसला आ जाना चाहिए नेपरा का, पहली हियरिंग का। अब ये जो वादा खिलाफी हुई है इसकी भी कंप्लेंट दाखिल कर दी गई है। ओवर बिलिंग के लिए ऑडिट की बात हो गई है कि नेपरा की तस्लीम कर लेता हूं और ऑडिट कि करेगी। रेगुलेटर पेनल्टी लगाएगा, तो फिर जो मुज़ाकरात हुए उसको जो अनाउंस करना था उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फिर रेगुलेटर को करनी चाहिए थी। जी रेगुलेटर मौजूद था। रेगुलेटर जिस वक्त असद उमर के साथ और गवर्नर के साथ मीटिंग थी तो रेगुलेटर भी मौजूद था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी मौजूद थी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी मौजूद थी। जो एग्रीमेंट हुआ, रेगुलेटर असल में इस्लामाबाद में बैठा था, वरना रेगुलेटर अगर कराची में बैठा होता तो उसको भी बुला लेते। जो कि इलेक्ट्रिक के हुक्काम कराची में मौजूद थे वो सामने आए, उन्हीं ने सामने कहा कि हाँ इन सब बातों को जो असद उमर साहब कह रहे हैं हम एग्री कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हम और क्या ला सकते हैं? ठीक है, तालपुर साहब ये बताइएगा, 2008 में आपकी हुकूमत आई थी, 2013 तक आपकी हुकूमत रही थी कि इलेक्ट्रिक के मामलात उस वक्त भी इसी तरह के थे, कराची को बिजली इतनी बेहतर तौर पे प्रोवाइड नहीं की जाती थी। आज भी हमने देखा कौमी असेंबली में ये बाज़गश्त हुई, इनफैक्ट अबराज सैनी ने ये एग्रीमेंट किया। साहब वो ये अच्छा, मैं आगे थोड़ा नकवी साहब मैं उनको भी जरा इंट्रोड्यूस कराऊं। तालपुर साहब ये बताइएगा कि ये मामला हल किस तरह से होगा? क्या सिर्फ इल्ज़ाम तराशी इसका हल है? क्योंकि इल्ज़ाम तराशी से सफ़र सिर्फ मुझ जैसा इंसान कर रहा है जिसके घर में सुबह 9 बजे से लाइट नहीं थी, 7:30 बजे लाइट आई है, वो किसकी तरफ देखेगा? वो विफाक की तरफ देखता है। विफाक में जो असद उमर साहब हैं वो अनाउंस भी कर देते हैं, रेगुलेटर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन हल नहीं है इस चीज़ का कोई भी। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तब से कौन सी कमिटमेंट है जो इन्होंने की हो जो पूरी हुई हो? इन्होंने हर चीज़ का तो ऑपोजिट करके दिखा दिया। आप कैडेट की बात करें, जब असद उमर आया था नकवी साहब उनके साथ खड़े थे और वो वहाँ पर आके कमिटमेंट करके गया था कि कल से आपकी जो है लोड शेडिंग इस तरह से नहीं होगी। उसका क्या हुआ? और जो अभी बात करें नकवी साहब, उनको ये नहीं पता है कि हर जगह का अलग टैरिफ है। ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का एक टैरिफ है, और मैं इनके जरा मैं इस बात से भी इख्तिलाफ कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ गया था इस बात से। हाँ, तो कराची इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वी चार्ज बाय द कंज्यूमर्स। हमें जो है सबसे ज्यादा कराचीइट्स हम पे कर रहे हैं इस बिजली का, बाकी नहीं। पर जरा नकवी साहब को जरा प्रिपेयर करके उसके बाद आया करें शो के अंदर, मेरी उनको गुजारिश होगी। सेकेंडली मैं ये भी आपको बता दूं, और नकवी साहब को शायद इसका भी पता नहीं होगा, कि अभी ताज़ा जो है शायद ₹2.80 की मंजूरी कैबिनेट ने दी है कि कराची के ₹2.80 पर यूनिट इजाफा हुआ है कि इलेक्ट्रिक से मंजूरी हुई है, और साथ साथ ये बात की जा रही थी कि मजीद इजाफा किया जाए या नहीं किया जाए। जी, तो ये ₹2.80 शायद ये भी सिर्फ कराची पे ऐड होने हैं, यानी कि एक सबसे महंगी बिजली कराची है इसके ऊपर, और अब उससे भी ज्यादा महंगी करके दे रहे हैं। बाकी प्रोविंसेस के लिए नहीं किया, तो शायद ये टारगेट की सिंध को कर रहे हैं, क्योंकि सिंध में इनकी हुकूमत में आई है। क्यों ये ज्यादती कर रहे हैं? सिंध के साथ आके ऐलानात करके जाते हैं और शर्मिंदगी भी इनको नहीं होती, अगले दिन ये उन्हीं सारी चीज़ों से हट जाते हैं। तो इस तरह से तो किस पे भरोसा करें हम? फेडरल गवर्नमेंट ने जो लाखों नौकरियां देनी थी, जो लाखों घर देने थे, वो तो चले गए, पर जो बेचारे रोजगार थे आपने उन सबको बेरोजगार कर दिया। आपने स्टील मिल्स में क्या किया? कहाँ जाएंगे लोग? आज जो हालात चल रहे हैं आपने देखा है कि कितना रेट हाई हो गया है इसका, आपका चोरियों का, डकैतियों का। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने लोगों को भूखा कर दिया है, आपने उनसे उनकी नौकरियां छीन ली हैं।
आपने जो महंगाई की है, जो आप बातें करते थे प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है तो फिर महंगाई होती है, तो फिर मैं समझता हूँ इमरान खान से ज्यादा करप्ट कोई प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि इतनी तो कभी इन्फ्लेशन नहीं हुई। ये लोग बातें करते थे कि हम जो है सारा जो इनका कर्जा वर्जा खत्म कर देंगे, इन लोगों ने तो खाना खराब कर दिया हमारी इकोनॉमी का। हम सलमान साहब जो 15 साल में हुकूमत ने 15 साल में जो अलग अलग हुकूमतों ने लोन उठाए थे, वो लोन इन्होंने 2 साल में उससे ज्यादा उठा लिए। तो ये जो बात करें कि 2000 फलाने साल में बिजली का मसला हल होगा, 2000 फलाने साल में वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये बैठे हुए हैं तो हमारे पास शायद कुछ साल बाद बिजली होगी नहीं, हम जनरेटर पे काम करेंगे। जो अमीर क्लास है, जो पीटीआई वाले सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और अपना इनकी एटीएम से उनकी तो खैर है, वो एटीएम तो सारे जनरेटर चला के, आम पब्लिक का, आम आदमी का क्या होगा? आपको मैं जरा बताता चलूं कि इनका जो इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान था, उसमें हमने इनको सिंध हुकूमत ने 78 प्रोजेक्ट्स दिए थे। उन 78 के 78 को इन लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए था अगर ये लोड शेडिंग खत्म करना चाहते थे। पर दुख के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ 28 प्रोजेक्ट उसमें इंक्लूड किए। ये क्या होगा इसका? हाउ विल वी कम्पीट विद दिस? आप बात करते हैं कि फ्यूचर में आप बिजली देंगे, हमने जी ऑफर की, सिंध ने, वाहिद हुकूमत जो इस टाइम पर काम कर रही है वो सिंध हुकूमत है, हमने इनको ऑफर दी थी कि हम आपको 10 प्रोजेक्ट हमें ये करने दें जो 6600 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे कोल से। उन 6 प्रोजेक्ट्स में क्या इनको इशू था कि क्यों इन लोगों ने हमें इंक्लूड नहीं करने दिया? ये भी इसी जो आपने बताया उसके अंदर हमने 39 प्रोजेक्ट्स दिए थे फेडरल गवर्नमेंट को, जो कि हम विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे थे। उन 39 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 12 प्रोजेक्ट उन्होंने जो है सो इंक्लूड किया, वरना ये 39 प्रोजेक्ट्स हमारे 2485 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको जनरेट करके देते। फिर ये हमारे सुपर रखते हैं कहीं और लेते। और लास्ट हमने इनको कहा था सोलर उसके लिए कि हम सोलर पे इनको प्रोजेक्ट्स करके दे रहे हैं 28। उन 28 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। ना इनका पैसा लग रहा है। ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं वापस आऊंगा आपकी तरफ। इस वक्त जाफर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं क्योंकि फिर ब्रेक का वक्त हो जाएगा। ब्रेक के बाद भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये बताइएगा जाफर साहब कि ये बाज़गश्त कौमी असेंबली में भी सुनाई दे रही है आपके के इलेक्ट्रिक की जानिब से, मनमानियों का सिलसिला जारी है, ओवर बिलिंग अपनी तरफ, लोड शेडिंग अपनी तरफ। एक अजाब है, कराची की गर्मी सबके सामने है, उसके बावजूद फिर हादसात होते हैं और ऐसे हादसात होते हैं कि जाने चली जाती हैं। आपकी नज़र में किसका मसला है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर ये बात कहती है कि माजी की हुकूमतों की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये समझते हैं कि आपने 2013 से लेकर 2018 तक आपकी हुकूमत थी, तो आप लोगों ने सही इक़दाम नहीं उठाए जिसकी वजह से आज अवाम ये खमियाजा भुगत रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पीटीआई क्या कहती है, मेरे ख्याल अब ये मुझे और आपको बताने की और आवाम को पूछने की भी जरूरत नहीं है। जो पीटीआई कहती है आप उसके उल्ट सोच लें, असल बात वो होगी। और फिर जिन साहब को पीटीआई ने कराची का ये मसला हल करने के लिए भेजा, एक तो ये कि वो जो 200 लोगों की टीम थी उसमें से वाहिद एक यही बंदा असद उमर साहब ही हैं जो कहीं मंजर आम पे नजर आते हैं। बाकी 199 कहाँ बैठ के काम कर रहे हैं और किस बात पे काम कर रहे हैं वल्लाह आलम। और असद उमर साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर पिछला ना भी छोड़ें कि वो जहाँ प्राइवेट कंपनीज में रहे वहाँ क्या गुल खिला के आए, हुकूमत वक्त में 2 साल में कोई एक मसला बता दें जिसमें असद उमर साहब ने कदम रखा हो और वो पाया तकमील तक पहुंचा हो। इमरान खान साहब के पास ये तुरब का पत्ता और हीरा था कि मुल्क की फाइनेंस ये चलाएंगे, उसका क्या हशर हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं। और उसके बाद फिर आप देख लें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में वहाँ लगाया कि जी ये यहाँ पे काम करेंगे, और वहाँ फिर उन्हें सीपैक अथॉरिटी की सूरत में किसी और साहब को लाना पड़ा और वो उन चीज़ों को चला रहे हैं। फिर इनके कोरोना से लड़ने के लिए जो टास्क दिया गया उसमें फिर एक बावर्दी जर्नैल को दाएं तरफ बैठना पड़ा और इन चीज़ों को संभालना पड़ा। मंजर आम पे आके कहना पड़ा कि भाई वो जो नीचे जमीन पे काम कर रहे थे वो तो हम लोग थे और ये सिविलियन गवर्नमेंट इज मिसिंग देयर। और फिर अब अगर यहाँ भेजा है तो असद उमर साहब ने इसमें अफिया जानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, जहाज पकड़ूं और मैं इस्लामाबाद पहुंचूं, फिर कराची जाने, कराची के पीटीआई के नुमाइंदे जाने और वो आमिर लियाकत साहब क्या कह रहे हैं। क्या जो बिजली और तवानाई के मामलात को देखते हैं वजीर मौसूफ, वो आके ये काम नहीं कर सकते थे? आखिर असद उमर साहब को क्यों चुना गया? इसीलिए चुना गया कि वो तमाम बातें आपकी, अगर मैं ये एक सेकंड पर अगर तस्लीम भी कर ली जाए
एक सेकंड में तस्लीम कर ली जाए तो फिर भी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले 15 जो पंजाब असेंबली के अरकान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करते हैं मसाइल के हल के लिए। इस तरफ आएंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के आते हैं और कराची में जो लोड शेडिंग के वाले से जो मामला चल रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। और आमिर लियाकत हुसैन साहब ने भी इसी मसले पर इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से मैं मुलाकात करना चाहूँगा, मुलाकात के बाद मैं इस्तीफ़ा दूंगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने, चाहे वफाक से ताल्लुक़ हो, सिंध से ताल्लुक़ हो, उनसे रब्ता किया, उनसे बात करने की कोशिश की, या फिर आमिर लियाकत साहब अपना इस्तीफ़ा ही पेश करेंगे? इस पर बात करेंगे। एक दो खबरें और हैं उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस दौरान हम इस वक्त के इलेक्ट्रिक की तवील और गैर एलियन लोड शेडिंग का जिक्र कर रहे थे तो मेरे घर से मैसेज आया, दोबारा से लाइट चली गई। सुबह 9 बजे लाइट गई थी, 7:30 बजे वापस आई थी और शायद 15 मिनट मुंह दिखाने के लिए आई थी, ये बताने के लिए आई थी जैसे कि उनके CEO कहते हैं कि मौजूद है बिजली लेकिन नज़र नहीं आती कहाँ है। 15 मिनट के लिए आया, उसके बाद वापस चली गई। लेकिन मामला ये हल क्यों नहीं हो रहा है? हर तरह से नेपरा का भी एक्शन सामने आया, सियासी जमातों का भी एक्शन सामने आया, लोगों ने एहतजाज भी किया, धरना भी दिया। खुद उनके CEO इस बात का तस्लीम कर रहे हैं कि हमने पिछले 2 साल में वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। फिर वादा किया, असद उमर साहब से वादा किया, उनसे ज़्यादा मुज़ाकरात हुए, असद उमर ने अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जिस बात की पासदारी की गई थी उस बात से ही मुकर गए। तो क्यों फिर अब इनको टॉलरेट किया जा रहा है? क्यों सख्ती नहीं बरती जा रही? और जैसा कि आरिफ इस वक्त फिरदौस अमीन नकवी साहब हमें कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा शिद्दत वाला फैसला ये होता है कि उनका जो मुआहदा है वो मनसूख कर दिया जाए। तो उन्हीं से शुरुआत करेंगे दोबारा। अच्छा बताइएगा नकवी साहब कि आपकी गुफ्तगू हुई है आमिर लियाकत हुसैन साहब से, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर यह ऐलान किया है कि वो मुलाकात करना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। माजी में उनकी शिकायत थी कि इमरान खान साहब उनसे मिलते नहीं हैं, तो अब वो मुलाकात करना चाहते हैं और अपना इस्तीफ़ा पेश करना चाहते हैं। आपकी बात हुई, क्योंकि उनका भी ताल्लुक कराची से, आपका भी कराची से ही है? जी मेरे पास उनका आज फ़ोन आया था और मेरी बात हुई थी। अच्छा। आमिर साहब हमारे जो हैं बड़े मोहतरम हैं और बड़े शोला बयान हैं, जज्बाती भी हैं, और मेरे ख्याल से आज शाम को वो मुझसे मिलने भी आएंगे और मैं समझता हूँ कि बातचीत हो जाएगी और वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। तो अलबत्ता मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं देख रहा था कि पूरे प्रोग्राम में आप मुस्तकिल मोबाइल में कुछ समा का एक आर्टिकल है 2020 का के इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर, वो आप इंटरनेट पे अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें तो मैं भेज भी देता हूँ अभी आपको। उसकी प्राइस उसके अंदर से पढ़ के सुना रहा हूँ। However, consumer and tariffs are uniform across Pakistan since NEPRA sets this price nationally. फिर से पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी अगर मुश्किल समझ में आ रही हो। However, consumer and tariffs are uniform across Pakistan since NEPRA sets the price nationally. आप अपना नंबर भेजिए, मैं आपको ये आर्टिकल जो है अभी व्हाट्सएप करता हूँ और उसके बाद आप मैंने ये आर्टिकल तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इस तरह की चीजें जरूर पढ़ी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। भी देख सकते हैं नेपरा जब बिजली की कीमतों में इजाफे का, ये कमी का ऐलान करता है तो साथ-साथ ये लिखा होता है कि इसका इतलाक किया इलेक्ट्रिक पर, ये कराची के सार्फिन पर नहीं होगा। सब हजरात जो बात कह रहे हैं, अब आप मेरी बात पे तो यकीन नहीं करते, समा टीवी की बात पे कर लीजिए। और ये 28 फरवरी 2020 का समा फारूक बलोच का लिखा हुआ आर्टिकल है और उसकी हेडिंग है कराची पेइंग हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल बट प्राइसेस हैवंट इंक्रीज येट। और जो बात मैं आपसे कह रहा था कि टैरिफ इज यूनिफॉर्म, सर 2 रुपए 80 पैसे पर यूनिट का जो इजाफा हुआ है, जो भी 3 दिन पहले पुरानी की बात है। इसे के तैमूर नकवी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? ना पढ़ते हैं, सिर्फ बोलते हैं और बगैर सोचे बोलते हैं। तो इनको ये बोलते हैं। नकवी साहब मेरी बात का तो जवाब दें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 रुपए 80 पैसे पर यूनिट जो इजाफा किया गया है उसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पर है। नकवी साहब मेरी आवाज जो रेट है वो यूनिफॉर्म बताइएगा। वो ये नेशनली, मैंने आपको यही बात कही थी। मेरी बात पे यकीन नहीं करें, समा की रिपोर्ट बता दी आपको, फारूक बलोच का आर्टिकल बता दिया, मैंने नहीं लिखा। और आप नेपरा के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जाएंगे, वरना मुल्क के अंदर ये एक वफाक है, ये हो नहीं सकता जो बात आप कह रहे हैं। जो बातें कहीं भी नहीं हो सकती। तैमूर तालुक साहब क्या कहेंगे आप? मैंने तो आपको रेफरेंस दे दिया तैमूर तालुक साहब, आप जाके देख लिए, बाकी नेपरा का एक भेज दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा।
80 या 85 पैसे कराची की कीमत बढ़ाएं, और वो बढ़ चुकी है। आपकी कैबिनेट गलत कह रही है, आप गलत कह रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी कैबिनेट के फैसले अपनी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है। के का टैरिफ जो था वो लेट एडजस्टमेंट तारपुर साहब वही कह रहे हैं, 2 रुपए 80 पैसे जो भी हालिया इजाफा हुआ है उसका इतना पूरे मुल्क में हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक में नहीं हो रहा, सिर्फ कराची पे नहीं हो रहा। आप की वजह से बढ़ाएं, आप अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से बढ़ाएं, आप अपनी गलतियों की वजह से बढ़ाएं, आप अपने यूटर्न्स की वजह से बढ़ी है ना, हमें तो उससे रिजल्ट है, कराची वालों को थोड़ी है। मुझे क्या है, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपकी गलती है। आपने नहीं, देखिए दो जाफर साहब की भी बात का जवाब ले लीजिए। देखिए पाकिस्तान में 34,000 मेगावाट, ये 11,000 मेगावाट बिजली का इजाफा किया गया। बताइए के इलेक्ट्रिक में कितना इजाफा करवाया इन्हीं ने? के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड से कितनी बिजली लेता था? 700 पहले लेता था। बताएं, ये सारा 11,000 मेगावाट लिया था, इसमें से कितना इन्हीं ने इंटरकनेक्शन पैदा किया? नहीं किया, जिसकी वजह से इसका जवाब जाफर साहब से ले लेते हैं। जाफर साहब बताइएगा, आप हम दो सवाल करेक्ट कर रहे हैं। कितना इजाफा किया? पाकिस्तान पहला, क्या अगर नेपरा किसी कीमतों कराची में इजाफा करता है, बिजली की कीमतों में, इंटरकनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक पर होता है, जिम्मेदारी इलेक्ट्रिक जब इजाफा करता है तो क्या वो पूरे मुल्क पर लागू होता है? जो करके गए, नबी साहब जवाब मुआहिदा किया है अबराज के साथ, वो आसिफ जरदारी साहब ने किया है, हमने नहीं किया है। वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम और इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्यूशंस भी बताए, आपको प्रॉब्लम भी बताई, प्रॉब्लम की एक्सटेंट भी अभी की बताइए। अगर आप जाफर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, करना इन चाह रहे हैं दोनों बातों पहली बात तो ये आपने कितना इजाफा किया, दूसरा क्या जब जाफर साहब आप बोलिए, आप बोलिए। जी, अब नकवी साहब भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, मेरे ख्याल है पूछना वो ये चाह रहे हैं कि हमने क्या किया। तो हमने ये किया कि 11,000 मेगावाट क्या किया? जमीन आपको मैंने माना ना, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं लगाया, कैपेसिटी पेमेंट करो, बिजली इस्तेमाल नहीं कर सको। क्या कमाल का काम किया आपने कि तारें घर तक पहुंचाई, बिजली घर में बिजली पैदा होगी, मेरे घर में कैसे आएगी? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जवाब देंगे तो देना, आप जवाब देंगे तो जवाब देंगे ना इस बात का। एनटीडीसी बकायदा कह रहे हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स आर डिले, गुल खिला के जाएगा। आपको 2 साल हो गए सर, मैं आप तीनों हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ, बहस नहीं करते हैं, कोई चीज हल निकालने की कोशिश करते हैं। आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो ना मुझे समझ में आएगा, जो लोग हमें देख रहे हैं ना उनको समझ में आएगा, जिनके घर में खुशकिस्मती से बिजली आ रही है उनको भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जाफर साहब प्लीज बोलें। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पीटीआई के पास सिवाय बातें करने के कुछ नहीं। पूछा इनसे जा रहा है कि आपके वजीर, सीनियर तरीन वजीर और इमरान खान साहब के दस्ते राज जो परसों तरसों कराची वालों से वादे करके गए, उसका क्यों आप जो है वो पास नहीं कर रहे? ये पिछले आपको किसे सुनाएंगे? भाई आज हुकूमत आपकी है, आपके पास सब कुछ है, आप कर कुछ नहीं पा रहे। आप जरा रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जो हमारी हुकूमत के आखिरी 2 साल थे, कराची की इंडस्ट्री हो, कराची की शहरी आबादी हो, ये आप तीनों अहबाब कराची सिंध से मेरे ख्याल ताल्लुक रखते हैं, आपने वो अच्छे भले दिन गुजारे बगैर लोड शेडिंग के, और हमने ये मैनेज किया। जब भी के इलेक्ट्रिक को जितनी जरूरत थी, जितना शॉर्टफॉल था, वो नेशनल ग्रिड से मिलता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला। अगर ये होता कि इससे पहले ये हालात होते तो आज इतनी शिद्दत से ये मसला ना उठता। ये 2018 के इंतखाबात में भी उठता और उसके बाद भी बात होती। आज आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा। आप जिस चीज का नोटिस लेते हैं, अब तो लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पे कि वजीर आजम से दरख्वास्त करें किसी चीज का नोटिस ना ले, वो जिस चीज का नोटिस लेंगे उल्टा वहां पे बिगाड़ पैदा होगा। यही आपके असद उमर साहब कराची में करके गए। आज आपसे जितने भी ये इदारे हैं, कभी कहते हैं जो रेगुलेटर है वो इस बात को जो है वो करेगा। आपका रेगुलेटर कौन है आपको ये भी पता नहीं, और आपके किन किन लोगों को कौन रेगुलेट करता है ये भी आपको पता नहीं। आपके जो हवाबाजी के वजीर हैं उन्होंने क्या गुल खिलाए, उसी तरह असद उमर साहब करके गए हैं। अब असल मसला सलमान साहब ये है कि ये जितना भी टोला बैठा हुआ है, ये नालायक भी हैं, ये कम फहम भी हैं, ये चरब जुबान भी हैं। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी, ना ये दफ्तर में बैठते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम को साथ लेके चलते हैं, कुछ करके दिखाने के काबिल नहीं। उसके लिए नकवी साहब, आपके लिए आमिर लियाकत साहब जिस तरह इस्तीफा देने जा रहे हैं, वजीर आजम से कहिए भाई आपसे काम नहीं बन पा रहा, आप इस्तीफा दें, घर जाएं, असेंबलियां तोड़ें, नया इलेक्शन करवाएं।
सर वो बातें करते हैं, आपने अपनी हुकूमत में क्या काम किया, ये सवाल उनका था, इसका जवाब देते हैं अब इन बातों से आगे। जी हमने देखिए, सबसे पहले कराची शहर के, आप सलमान साहब कराची में रहते हैं ना, तो आप बताइए कि 2017-18 में बिजली की सूरत हाल बेहतर हुई कि नहीं हुई? आप बताइए कि कराची जहां बोरी बंद लाशें मिलती थी, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, अमन हुआ कि नहीं हुआ? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैंने अपने अभी तक इतनी बदतरीन लोड शेडिंग आपका ये जो अपने सामने तो पोर्ट नहीं कासिम देखी है। पे, आपका जो पोर्ट कासिम पे कोयले का पावर प्लांट लगा है, ये किस दौरे हुकूमत में लगा है? क्या वहां से कराची को बिजली नहीं मिलती? अरे भाई, कराची को नहीं सप्लाई कर रहा, वो भी नेशनल ग्रिड को कर रहा है, यही तो रोना है। तो नेशनल ग्रिड से ही मिलती है कराची में 2 प्लांट लगाए, कैरब का भी लगा है, कराची को नहीं दे रहा बिजली। नेशनल ग्रिड से मिलती है कराची को। तैमूर साहब, इतनी बदतरीन लोड शेडिंग आज से पहले हुई है? नहीं था। मेरे पास शायद आवाज फिर से पूछिएगा। तैमूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जब आगे बोलिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इतनी बदतरीन लोड शेडिंग आपने देखी शहरी कायद में इससे पहले, आज से पहले? मैंने तो कभी विटनेस नहीं किया ऐसा कुछ। लेकिन मैं तो इसी शहर में पैदा हुआ था, आज तक इसी शहर में रह रहा हूँ। ये हालात आपकी बिजली के कभी हुए ही नहीं है, कभी तस्वुर भी नहीं था कि कभी ऐसे हो भी सकता है। ये तो तस्वुर ही नहीं था। इसका जिम्मेदार कौन है? फौरन मुझे ब्रेक लेना है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? सर, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका आपकी फेडरल गवर्नमेंट वो कहते हैं आप लोग हैं। बदतमीज, करप्ट गवर्नेंस, सारे इनके नाअहल भी हैं और करप्ट भी हैं सारे वजीर। इनकी कोई वर्किंग नहीं है, इनके यू टर्न्स, इनकी सारी गलत पॉलिसीज। एक दिन कहते हैं कि कोरोना से आपको जो है जुकाम है, कल सही हो जाएगा, अगले दिन ये बैठ के कहते हैं जब इनको होश आता है कि इनकी तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। तो कौन सी चीज उन्होंने छोड़ी हुई है आप? अच्छा, लेकिन उसके बावजूद एक दिलचस्प बात यह है कि उसके बावजूद मैं यहाँ पे ऐड करना है, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकने पंजाब असेंबली उनसे मिलने भी जाते हैं। पंजाब की बात है, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसके बावजूद कॉम्पिटेंसी अपनी जगह पे, गवर्नेंस अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों मिलने जाते हैं, इस पर आएंगे और इस पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, बैड गवर्नेंस अपनी जगह पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, यू टर्न अपनी जगह पे, कीमतों के में इजाफा अपनी जगह पे, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI जो भी इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाती है वो अपनी जगह है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर पंजाब असेंबली के 15 अरकान जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने क्यों गए? हमारी निशात डाहा साहब से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते, और जब उन्होंने मुलाकात की थी तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफ़ी एतराज़ सामने आया था और ये कहा गया था कि शोकॉज नोटिस दिया जाएगा। अब शोकॉज नोटिस जब दिया गया है तो फिर उनकी जानिब से आलम बगावत अभी तक ऐसा देखने में आ रहा है कि बुलंद की जा रही है, और उन्होंने कहा है कि कई दीगर हमारे पास MPs ऐसे हैं जो हमारे साथ आ सकते हैं। तो जाफर साहब, ये बताइएगा ये क्या मामला हो रहा है, और अगर मुलाकात करने गए थे, वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी, तो इसमें ऐसी बड़ी वजह क्या थी जिस पर उनको शोकॉज नोटिस दिया गया? उन्होंने ये भी बात बोली थी कि हम अपने कायदीन को एतमाद में कैसे लेते हैं, हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में लीड कौन कर रहा है मुस्लिम लीग नून को। बहुत शुक्रिया जी। जिस चैप्टर को आपने अभी खोला है, शायद मेरी पाकिस्तान की सियासत का ये सबसे गंदा और स्याह तरीन चैप्टर है। और उनका ये आखिरी जो बात आपने की कि उनको ये था कि हम किस से रहनुमाई लें। हमजा शहबाज साहब जेल के अंदर हैं, लेकिन हैं पाकिस्तान में, असेंबली के इजलास पे तशरीफ लाते हैं। पंजाब असेंबली के अंदर लीडर ऑफ द ओपोजिशन है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी रुकने सूबाई असेंबली है अवैस लगारी साहब डेरा गाजी खान से, वो भी असेंबली में मौजूद होते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की जा सकती है। जब आपने रहनुमाई लेनी हो तो फिर तो कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी। राना सनाउल्लाह साहब प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, वो भी मौजूद हैं, इसी शहर लाहौर में रहते हैं, इन्हीं ऐवानों के अंदर आते जाते और रोज हाजिर वो रहते हैं। किसी से भी मुलाकात की जा सकती है, रहनुमाई ली जा सकती है अगर वाकयातन रहनुमाई लेनी हो। रही बात कि जी वो क्यों जाके मिले जब PTI की कारकर्दगी भी ऐसी है, सारे इल्जामात भी दुरुस्त हैं,
तो ये इसका बेहतर जवाब तो उन्होंने देना था। मेरे नजदीक मुस्लिम लीग नून को छोड़ के कोई पीटीआई में जा रहा हो या पीटीआई के निशान पे मुंतखब होके कोई नून लीग के अंदर आ रहा हो, ये सियासत के हल्के अंदर के मसाइल को हल ही करने के लिए या बातचीत करने के लिए वजीर आला से मुलाकात करना जो कि दूसरी पार्टी का है, इसमें क्या मुमानियत है, इसमें क्या मायूबात है? ये यकीनन कोई ममानियत नहीं है अगर हल्के के मसाइल हल करने के लिए। लेकिन जो आपने लफ्ज अलमे बगावत बुलंद किया, तो जरा निशात दहा साहब मुझसे बड़े हैं, मुझे मैं ऐसा लगा उनकी बात, अल्फाज में मतलब जो कर आज रहा हूं। खबरें सामने आ रही हैं उससे मुझे ऐसा लगा। जी आपको लगा ना, तो मैं उन अराकीन को और निशात दहा साहब को ये पैगाम देता हूँ। जी सुने ना, मैं उनको ये पैगाम देता हूँ कि अलमे बगावत बुलंद करता है तो वो जो आपने दरखास्त दी थी 2018 में कि हमें मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जाए और मुस्लिम लीग नून का निशान दिया जाए, उसके ऊपर आपने इलेक्शन लड़ा, मियां नवाज शरीफ के मंशूर पे इलेक्शन लड़ा, तो आप इस्तीफा दीजिए पंजाब असेंबली के नशिस्त से, करिए अलमे बगावत बुलंद, आप छोड़ दीजिए नून लीग को, ना लें आप शेर निशान, ना मियां नवाज शरीफ का टिकट लें, मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें और असेंबली के अंदर आ जाएं। जिसके साथ आपने जाना बैठने बैठे, लेकिन खुदारा सियासतदानों को, सियासी कारकुन मौजूदा जो इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल पे लगा हुआ नजर आ रही है ना, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI काफी मुतहरिक नजर आती है। कल भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई मौलाना फजल रहमान की और बिलावल भुट्टो जरदारी की। मुस्लिम लीग नून इसमें काफी हद तक बैकफुट पर नजर आती है, तो इसकी क्या वजह है? मुस्लिम लीग नून किसी मसले में कहीं बैकफुट पे नहीं है। मुस्लिम लीग नून मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुस्लिम लीग नून मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम को जारी रखने के लिए, मुस्लिम लीग नून इस मुल्क के अंदर वोट के जरिए हुकूमत बनने और हुकूमत टूटने के लिए, मुस्लिम लीग नून वोट के जरिए मुंतखब होकर आने के बाद मुल्क के अंदर डिलीवर करने के हर प्रोग्राम के ऊपर यकीन भी रखती है, पहरा भी देती है और अमल दरामद भी करती है। फेस कौन है सर? फिर मैं जाऊंगा तालपुर साहब की तरफ। फेस कौन है मुस्लिम लीग नून की जानिब से? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI की तरफ से मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून की तरफ से फेस कौन है? जरा क्विकली फिर मैं उनकी तरफ जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन है फेस, किस मामले में? जी सर, मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट PMLN के, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में। मुलाकात कर रहे हैं किसी से आजकल? जी मुलाकात होगी तो आपको बिल्कुल सामने आएगा, जो भी राब्ता होगा टेलीफोनिक सर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पूछ रहा हूं सर। जी कर रहे हैं आजकल? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, खबर लेना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल करते हैं मुलाकातें, टेलीफोन पे राब्ता है, वीडियो लिंक पे पार्टी। तालपुर साहब ये बताइएगा, काफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक नजर आती है, JUI से राब्ते भी हो रहे हैं, तो क्या कौन से ऑप्शंस हैं जिसको डिस्कस किया जा रहा है हुकूमत के खिलाफ? आपके पास है कुछ इस तरह की इत्तला? देखिए जी, असूलन तो जो हालात हैं आज इस मुल्क के, इन जिस तरह से इनके MNAs इस्तीफा दे रहे हैं अपनी गवर्नेंस का हाल देख के, जिस तरह से इनके इत्तेहादी सारे इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो इनको अगर थोड़ी सी भी शर्म हया होगी, चाहे वो हमारे फिरदौस चाचू हों, चाहे वो हमारे कप्तान हो, उनको अब स्टेप डाउन करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू स्टेप डाउन। अगर वो नहीं करते तो मेरे ख्याल से एक ही इसका तरीकेकार है, जो हमारी बातचीत भी चल रही है कि वी नीड टू हैव अर्ली इलेक्शंस, हमारी अर्ली इलेक्शंस होनी चाहिए और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उस इलेक्शन में शायद ये कहीं निकल भी नहीं सकेंगे वोट मांगने के लिए, जिन्होंने कौम और आवाम का हाल किया कि अपने घरों के अंदर बंद होकर बैठ जाएंगे। तो इसके लिए इनको योर लास्ट कमेंट्स, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, मुलाकातें हो रही हैं, APC बुलाने की बात हो रही है, आपके क्या कमेंट्स हैं इस पर? मेरे कमेंट्स है तो आपके भी है और इनके लिए भी। दिस गवर्नमेंट ने सबसे पहले पाकिस्तान को सेव किया डिफ़ॉल्ट में जाने से। दूसरे फॉरेन पॉलिसी में जितनी इम्प्रूवमेंट इस वक्त नज़र आई है, दुनिया भर से ओपिनियन ले लीजिए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पीस लविंग नेशन कॉन्ट्रैक्ट फार सुपीरियर देन जो पिछले सालों में था। वाटर मिनिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा 2 डैम्स का आगाज़ 2 साल के अंदर हो गया, जो 50 साल में नहीं हुआ था। सही। टूरिज्म को पाकिस्तान का डेस्टिनेशन नंबर 1 डिक्लेयर किया गया। एहसास प्रोग्राम के लिहाज से जो सोशल पाकिस्तान ने दिया है,
दैट हैज बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो एहसास इमरजेंसी कैश हो या सेहत का इंसाफ हो। हर शख्स के पास 7.5 लाख रुपए अपना इलाज सर क्लोजिंग है सर, मैं कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया गया, कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया गया पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतर पैकेज नहीं दिया गया। जो डिफिकल्ट सिचुएशन से हमने मुल्क को निकालने के करंट अकाउंट डेफिसिट हमने कम चलें सर, मेरे पास टाइम की किल्लत हो गई, मुझे कहा जा रहा है फिरदौस अमीन नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा तैमूर तारपुर मौजूद थे, जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन आज कोशिश की है हमने कि इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करने की, क्योंकि कराची का जो अजाब भुगत रहे हैं कराची के अवाम, रोशनियों का शहर कराची को कहा जाता था, लेकिन रोशनी क्या है शायद अब इससे भी लोग वाकिफ होना भूलते चले जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे तवील और गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, अवाम एहतजाज करती है, हर तरफ से प्रेशर डलता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी का सिलसिला जारी है। नैब ने एक्शन लिया है, देखना यह है कि आने देने वाले दिनों में क्या होता है और के इलेक्ट्रिक का मामला कुछ बेहतर होता है या नहीं। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।